महाराणा सांगा इस विषय पर पिछले क्लास वीडियो में हम लोगों ने उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रायमल के पुत्रों में सत्ता के उत्तराधिकार हेतु संघर्ष, सांगा के राज्यारोहण हेतु अनुकूल परिस्थितियों, सांगा के सामने आई प्रारंभिक कठिनाइयों, राणा सांगा के प्रमुख कार्य और उपलब्धियों जिनमें उनकी प्रमुख विजय अजमेर और चाकसू की विजय, मेवाड़ द्वारा ईडर राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष की परिस्थितियों, मेवाड़ मालवा संबंध और इसी के तहत मेवाड़ मालवा संघर्ष और के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मेवाड़ गुजरात संबंध के साथ साथ दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा के बीच हुए युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे। ईडर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर सांगा गुजरात ईडर में हस्तक्षेप कर चुका था। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के आदेशानुसार निज़ाम उल मुल्क ने भारमल को ईडर का राज्य फिर से दिलवा दिया। रायमल फिर से पहाड़ों में भाग गया और भारमल के विरुद्ध छापामार युद्ध करने लगा। निज़ाम उल मुल्क अपने अधिकारी को भारमल की सहायता के लिए छोड़कर वापस लौट गया। उसके लौटते ही भारमल ने भीषण आक्रमण कर पुनः ईडर पर अधिकार कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर गुजरात के सुल्तान ने ईडर पर धावा बोल दिया। रायमल फिर से पहाड़ों में भाग गया। सुल्तान ने मुबारिज उल मुल्क को ईडर सौंप दिया और स्वयं वापस लौट आया। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास लिखते हैं कि लौटते समय सुल्तान ने एक जानवर का नाम सांगा रखकर उसे नगर के प्रवेश द्वार पर बांध दिया था। जब सांगा को इसकी जानकारी मिली तो वह अपना ऐसा अपमान सहन नहीं कर सका और उन्होंने ईडर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कुछ अन्य कारणों में कुछ दंत कथाओं के अनुसार मुबारिज उल मुल्क ने भी भरे दरबार में सांगा को अपशब्द कहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर सांगा ने ईडर पर पुनः आक्रमण करने का निश्चय किया। सांगा द्वारा ईडर पर आक्रमण करने का कारण शुद्ध राजनीतिक था। रायमल का सांगा का कट्टर समर्थक था और सांगा की सहायता से ही उसने ईडर की गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन गुजरात के सुल्तान ने उसे गद्दीच्युत कर दिया था। अतः पुनः ईडर की गद्दी पर बिठाना सांगा का दायित्व था। सांगा एक विशाल सेना लेकर पहले सिरोही पहुंचे। वहां के शासक से अपना बकाया खिराज वसूल कर डूंगरपुर की ओर बढ़े। वहां का शासक भी ससैन्य सांगा के साथ हो गया। ईडर के मुस्लिम अधिकारी मुबारिज उल मुल्क ने जब सांगा के इस अभियान की सूचना मिली तो वह गुजरात की दलबंदी के कारण उसे गुजरात से कोई समय पर सहायता नहीं भेजी जा सकी। सांगा ईडर पहुंच गया और ईडर का राज्य राठौड़ राजपूतों का राज्य होने के कारण मारवाड़ का राठौड़ शासक राव गांगा भी सेना सहित वहां पहुंचा। राजपूतों की विशाल सेना देखकर भयभीत मुबारिज उल मुल्क ससैन्य गुजरात की तरफ भाग गया और ईडर पर सांगा का अधिकार हो गया। सांगा ने ईडर पर रायमल को गद्दी पर बिठा दिया और भागती हुई मुस्लिम सेना का भी पीछा किया और अहमदनगर तक पहुंच गए। राजपूत ख्यातों के अनुसार घमासान युद्ध के बाद अहमदनगर दुर्ग पर भी सांगा का अधिकार हो गया और मुबारिज उल मुल्क अहमदाबाद की तरफ भाग गया। सांगा आसपास के क्षेत्रों को लूटता हुआ बड़नगर और विशाल नगर गया और फिर चित्तौड़ लौट आया। फारसी इतिहासकारों के अनुसार राणा को अहमदनगर के बाहर लड़ाई में परास्त होकर लौटना पड़ा, किंतु ये कथन विश्वसनीय नहीं है। गुजरात के सुल्तान द्वारा आक्रमण। राणा सांगा द्वारा ईडर पर अधिकार करने तथा अहमदनगर में मुस्लिम सेनाओं की पराजय ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को क्रुद्ध कर दिया। उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने का फिर से निश्चय कर लिया। सुल्तान ने एक विशाल सेना के साथ मलिक अयाज और किया उल मुल्क को मेवाड़ की तरफ भेजा। 1521 के आरंभ में ये गुजराती सेना मोडेसा पहुंची, जहां अपने कुछ सैनिक दस्ते बागड़ सेतु को पदाक्रांत करने के लिए भेजे। इसी के साथ गुजराती सेना ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया, जहां का रावल गज्जा गुजराती सेना से लड़ता हुआ मारा गया। डूंगरपुर में भयंकर लूटमार कर गुजराती सेना सागवाड़ा बांसवाड़ा होती हुई आगे बढ़ा। यहाँ उसे बागड़ के शासक रावल उदय सिंह और मेदिनी राय के परिवार के कुछ सदस्यों के विरोध का प्रतिरोध करना पड़ा। तत्पश्चात गुजराती सेना मंदसौर की ओर बढ़ गई। मंदसौर सांगा का आश्रित राज्य था और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए सांगा ने अशोकमल परमार को नियुक्त किया हुआ था। जब सांगा को गुजराती सेना के अभियान की सूचना मिली तो वह भी पूरी तैयारी के साथ मंदसौर की ओर रवाना हुए और मंदसौर से 25 मील दूर
नंदसा स्थान पर उन्होंने अपना शिविर लगाया। मलिक अयाज ने मंसूर का घेरा डाल दिया था और मालवा का सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय भी अवसर का लाभ उठाते हुए गुजराती सेना की सहायता आ पहुंचा था। कुछ दिनों बाद गुजरात की सेना दुर्ग की दीवारों को उड़ाने और प्रवेश योग्य मार्ग प्राप्त करने में सफल हो गई, किंतु दुर्ग रक्षक राजपूत चौकन्ने थे, अतः उनके भीषण प्रतिरोध के कारण गुजराती सेना दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकी। इस समय अयाज और उसकी सेना में उचित तालमेल का अभाव होने के कारण अयाज को अधीनस्थ सेनानायकों का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। संभवतः उनमें पारस्परिक मनमुटाव भी चल रहा था। ऐसी स्थिति में सांगा ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मालवा के सुल्तान को मालवा लौट जाने के लिए राजी कर दिया। जिस समय सांगा ने महमूद खलजी को चित्तौड़ से ससम्मान मुक्त किया था, उस समय उसके एक पुत्र को सांगा ने जमानत के तौर पर अपने पास रख लिया था। अतः इस समय सांगा ने महमूद को संदेश भिजवाया कि यदि वह वापस लौट जाता है तो उसके पुत्र को उसके पास वापस भिजवा दिया जाएगा। इस अवसर पर महमूद की युद्ध में अब कोई रुचि नहीं रही और वह वापस लौट गया। उसके वापस लौटते ही मलिक अयाज को अपनी निर्बल शक्ति का अनुभव हुआ और युद्ध में अपनी पराजय की संभावना को देखते हुए वह भी वापस लौट गया। इस प्रकार बिना युद्ध के लौट आने के कारण मुजफ्फर शाह ने उसकी काफ़ी भर्त्सना की और सभी ने उसे कायर कहकर भी अपमानित किया। हालांकि मुस्लिम इतिहासकारों का यह कथन है कि सांगा ने अपने पुत्र के साथ बहुमूल्य उपहार भिजवाकर गुजराती सेना को लौटा दिया था, किंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो गुजरात का सुल्तान अपने सेना नायक की भर्त्सना न करके उसे पुरस्कृत करता। दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी नवंबर 1517 दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ था। सिकंदर लोदी के अंतिम दिनों में सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल देखकर दिल्ली सल्तनत के अधीन मेवाड़ की सीमा से लगे भागों को अपने राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी और उसके छोटे भाई जलाल खां के बीच जब उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हुआ तो दिल्ली सल्तनत में व्याप्त इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए भी सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इससे इब्राहिम लोदी क्रुद्ध होकर राणा सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोनों के बीच संघर्ष का एक कारण यह भी था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी मालवा पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और इसके लिए सांगा को पराजित करना आवश्यक था, क्योंकि सांगा भी मालवा को अपने अधीन रखने के लिए प्रयत्नशील था। 1518 ईस्वी इब्राहिम लोदी ने ससैन्य मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी की निर्णायक पराजय हुई और एक लोधी राजकुमार भी बंदी बना लिया गया। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा भी बुरी तरह से जख्मी हुए, उनका एक बाजू भी कट गया और एक तीर का आघात लगने से वह लंगड़ा भी हो गया। कर्नल टॉड, डॉक्टर ओझा और अमर काव्य वंशावली आदि ग्रंथों में सांगा की इस निर्णायक विजय का उल्लेख किया गया है। बाबरनामा और मिरात अहमदी भी इब्राहिम की पराजय और सांगा की विजय की पुष्टि करते हैं। खातौली के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने अपना विजय अभियान जारी रखा था और टोडा भीम के निकट अपना पड़ाव डाला। अहमद यादगार के अनुसार इब्राहिम लोदी ने सांगा से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक शाही सेना सांगा के विरुद्ध फिर से भेज दी। सुल्तान को शाही सेना के दो सेनानायकों मियाँ हुसैन फरमुली और मियाँ मासूम फरमुली पर संदेह था, अतः सुल्तान ने मियाँ मक्खन को एक गुप्त संदेश भिजवाया कि इन दोनों सेनानायकों को बंदी बना ले। लेकिन दोनों सेनानायकों को गुप्त संदेश की जानकारी मिल गई और वे दोनों शाही शिविर छोड़कर भाग गए और राणा सांगा की शरण में चले गए। इससे सांगा की शक्ति में वृद्धि हो गई। धौलपुर के निकट बाड़ी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में फिर संग्राम हुआ, जिसमें शाही सेना की पुनः पराजित हुई और वह भाग खड़ी हुई। यद्यपि कुछ वृत्तांतों में सांगा की पराजय का उल्लेख किया गया है, किंतु स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में धौलपुर के युद्ध में राजपूतों की विजय का उल्लेख किया है।
फारसी वृत्तांतों में फर्मुली सेनानायक द्वारा सुल्तान से समायाचना करना तथा सांगा पर आक्रमण कर उसे खदेड़ने का जो विवरण दिया गया है उसकी पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाबर ने लिखा है कि सांगा ने चंदेरी के आसपास का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से छीनकर मेदिनी राय को सौंप दिया था और महाराणा की प्रतिष्ठा में इससे वृद्धि हुई थी। महाराणा सांगा का चरमोत्कर्ष काल 1519 से 1526 ईस्वी का काल राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। 1519 ईस्वी में सांगा ने गागरोन के युद्ध में विजय होकर मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाए। उसके बाद तो निरंतर उनकी शक्ति बढ़ती गई। 1526 ईस्वी में सांगा द्वारा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करना उनकी शक्ति का चरमोत्कर्ष था। अब तक अनेक हिंदू राजाओं और सरदारों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। कर्नल टॉड ने लिखा है कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। वस्तुतः राणा सांगा ने अपने पड़ोसी राजपूत शासकों, मालवा और गुजरात के सुल्तानों तथा दिल्ली के इब्राहिम लोदी को परास्त करके अपने आप को राजपूत शासकों में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। अनेक हिंदू शासक और सामान्य जनता उन्हें हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक समझने लगी थी। राजपूत शासकों और सरदारों को यह विश्वास होने लग गया था कि राणा उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना अवश्य कर लेंगे। इस प्रकार 1526 ईस्वी तक राणा सांगा की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरम शिखर पर थी।